हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फील हैप्पीनेस। और आज हम बात करेंगे नेचर ऑफ क्रिटिसिज्म के बारे में। क्रिटिसिज्म, जिसे हिंदी में आलोचना कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं नेचर ऑफ क्रिटिसिज्म में क्या क्या है। आलोचना की प्रकृति एक निबंध है जो कि भावनात्मक अपमान के लिए वैज्ञानिक यानी कि साइंटिफिक या मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल तत्वों को शामिल करने के बारे में सोचता है। कला एक काम की आलोचना था। आकलन करने के लिए कई उपकरण या हथियारों का उपयोग किया जाता है। यह शायद एकमात्र जरिया था जिसने साहित्यिक आलोचना को दर्शन की तकनीक प्रक्रिया से सच करके एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण देने की कोशिश की। साहित्य वैज्ञानिक या मूल्यांकन करने के लिए हर कोने से कड़ी मेहनत आवश्यक है। किसी भी विज्ञान में प्रत्येक क्षेत्र की एक बड़ी विविधता शामिल होती है और यह साहित्य और सौंदर्य शास्त्र के विश्लेषण के लिए उस दृष्टिकोण से साहित्य का मूल्यांकन करता है। आपको अपनी सभी निहितार्थों पर विचार करना होगा जो प्रकृति से सामाजिक या नैतिक है। इसलिए किसी दूसरे से अलग अलग साहित्य की आवश्यकता है। गतिशीलता मनोवैज्ञानिक है। यह केवल मानसिक गतिविधि की प्रक्रिया से संबंधित है, क्योंकि साहित्यिक आलोचना उत्पन्न को ध्यान में रखती है। मनोवैज्ञानिक कला के अनुसार मानसिक की अभिव्यक्ति है और साहित्यिक मूल्य को ध्यान में नहीं रख सकती है। जहाँ मनोविश्लेषण में प्रतीकों के पुनरुत्थान को उचित उपस्थिति में शामिल किया जाता है। कला में उनके कई प्रतीक हैं और अल्फ्रेड एडलर के अनुसार कला एक काम पर आकर्षण इसके संश्लेषण से रोता है। मनोवैज्ञानिक आलोचना की यह सामान्य सीमाएं थी कि साहित्य के बाद आलोचना अधिक चिंताजनक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता आमतौर पर काम करके मूल्यांकन आलोचना करने की कोई तरीका है। भावनात्मक तरीके से अधिकांश कार्य की आलोचना की जाती है, लेकिन अब यह पर्याप्त नहीं है। इसलिए हमें नए हथियारों के लिए आवश्यक है कि कॉलरिज इसे मानसिक विज्ञान में ले जाएं और इस दर्शन की तकनीकी प्रक्रिया को मिलाएं। साहित्य आलोचना मनोवैज्ञानिक के लिए एक अंतरंग महत्व प्राप्त करता है, क्योंकि यह कला की भौतिक उत्पत्ति से सीधे संबंधित है। साइको विश्लेषण ऑटो का उपयोग प्रक्रियाओं को एक बार प्रतीकों को इसके मूल्य से भंग कर दिया जाता है। यह कोई सौंदर्य संपादक नहीं था। कला प्रतीक के रूप में प्रतीक नहीं था। हार्वर्ड रीड का तर्क है कि एक अच्छे लेखक होने के लिए आपको अच्छे आलोचनाक होना चाहिए। उनका रचनात्मक कार्य उनकी महत्वपूर्ण धारणाओं से मेल खाता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक विश्लेषण से शुरू करने और रचनात्मक में आने के लिए एक जटिल गलती है। यदि कोई योजनाबद्ध के रूप में नहीं समझाता है तो कोई काम नहीं लिखा जाएगा। अनुभव सिखाते हुए समझते हैं कि यही कारण है कि हार्वर्ड रीड कहते हैं कि कला का केवल मूल्य प्रयोग है। कला एक एक काम का अपरिवर्तन इसके संश्लेषण से उत्पन्न होता है और वैज्ञानिक के प्रावधानों का विश्लेषण
और इसके संश्लेषण को नष्ट कर देता है। इसमें 3 क्वेश्चन अराइज होते हैं। पहले इस क्वेश्चन को इंग्लिश में जानते हैं क्या है, फिर उसका हिंदी अनुवाद करेंगे। What general function does psychoanalysis give to literature? ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा है How does psychoanalysis explain the process of poetic creations or inspiration? थर्ड है Does psychoanalysis cause to extend in any way the function of criticism? ये 3 क्वेश्चन हैं और इसी 3 क्वेश्चन को हिंदी में देखते हैं क्या बोलते हैं। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की महत्व आयोजित को खोज के लिए अंत में हावर्ड रीड 3 पक्ष पूछते हैं जो वे अनुसरण करते हैं। पहला है मनोवैज्ञानिक विश्लेषण साहित्य को क्या समान क्या कार्य करता है। दूसरा क्वेश्चन मनोवैज्ञानिक विश्लेषण कैसे काव्य निर्माण या प्रेरणा की प्रक्रिया को समाप्त करता है। थर्ड क्वेश्चन क्या मनोवैज्ञानिक विश्लेषण हमें आलोचना के कार्य में किसी भी तरह से विस्तृत करता है। ये 3 क्वेश्चन हैं। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए आगे देखते हैं। हावर्ड रीड के मुताबिक उनके 3 मनोवैज्ञानिक हैं जो सिगमंड फ्राइड, कार्ल जंग, अल्फ्रेड एलन में सर्वश्रेष्ठ तरीके से मनोवैज्ञानिक की अवधारणाओं को समझा सकते हैं। साहित्य की समानता कार्य को मीटर में जंगल विस्तार से भ्रमित करने के लिए तीनों में से एक है। वह विपरीत दृष्टिकोण से सामान्य सिद्धांत को लेता है। विरोधाभासी दृष्टिकोण इंट्रोवर्सिव और एक्सट्रोवर्सिव के रूप में जाना जाता है। कोई भी दृढ़ हुआ दृष्टिकोण एक विशिष्ट गतिविधि का आना है जो उन्हें अलग करता है। जंग के अनुसार यह गतिविधि फैंसी है। इसकी स्थिति को एविस्थोसिस के रूप में जाना जाता है जिसके परिणाम स्वरूप कला के किसी भी काम का इष्टतम तापमान के लिए फवासी की आवश्यकता होती है। दूसरे पहलू के साथ आने पर साहित्य में एक महत्वपूर्ण प्रतीक की सामाजिक अखंडता। साहित्य के बहुत महत्वपूर्ण प्रतीक हैं जो सामान्य प्रतीक हैं। वे सामान्य प्रतीक या मनोवैज्ञानिक के समान बेहोश प्रतीक अधिक बुद्धिमान है। कोई भी रचनात्मक दिमाग मनोवैज्ञानिक एनालिसिस के समक्ष है और किसी भी दिमाग में विपरीत प्रतिक्रियाओं में से एक है जो अनुभव से एक जागरूक है और दूसरे कल्पना में अवचेतन रूप से आवश्यक है। विवाद निष्कर्ष। अब जो इतना हम पढ़ें इसके बारे में थोड़ा सा निष्कर्ष देखते हैं। हावर्ड रीड 2 शब्द अंतर्ज्ञात और एक्सट्रोवर्सी मतलब इंट्रोवर्सी और एक्सट्रोवर्सी देते हैं। वे डाइवर्जन हैं, इसलिए हम इससे संबंधित हर गतिविधि का पता लगा सकते हैं और जैसे हम विचार और चीज़ों के बीच, विचार और भावना के बीच, विषय और वस्तु के बीच विपक्ष रूप में भरोसा कर सकते हैं। सक्रिय निष्कर्ष। फ्रांसिस जंग आगे 2 अलग अलग विभाजनों में फैंसी को सक्रिय करते हैं। वे सक्रिय और निष्कर्ष फैंटेसी होते हैं। आखिर व्यक्ति वह मॉर्बिड के रूप में सोचता है। तो आइए
चतुराई पर चर्चा करें। यह दिमाग से संबंधित है। यह कुछ संकेत देता है। पॉटिक फंक्शन कुछ और नहीं है लेकिन सक्रिय फ्रांसीसी है। कला दिमाग से बाहर आती है। प्रभाव स्पिंग के मन और आंतरिक इच्छा तरह से परिस्थिति मूल्य है। तो फ्रेंड, ये था हमारा नेचर ऑफ क्रिटिसिज्म। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।